अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन शौकत। चावल हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। हम गंदम के बाद सबसे ज़्यादा चावल अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान भर में 6 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त करके 9 से 10 मिलियन टन पैदावार हासिल की जाती है और जो चावल जिस हिस्से में काश्त होता है ये हमारे काबिले काश्त ज़री रकबे का 11% बनता है। बिरयानी, पुलाव या फिर मीठी खीर, चावल तो सब डिशेस की बुनियादी जरूरत है। आबो हवा, मॉनसून बेल्ट और तहकीकी इदारों की काविशों से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में नाम लेकर तलब किया जाता है। अब तक की डेवलपमेंट के मुताबिक हम 8.26 मिलीमीटर तक लंबा चावल पैदा कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत कम है। चावल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली वैरायटी बासमती 370 भी इसी खित्ते की इजाद है। इस वैरायटी से चावल में मुनफरिद किस्म की खुशबू पैदा हुई, जिसे सूंघने के बाद कोई भी इसे खाए बगैर नहीं रह सकता। चावल की बैनुल अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 9% से जायद है, जिससे हम सालाना 2 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला चावल 70% से जायद पंजाब में काश्त किया जाता है। दरियाए चनाब और रावी के दरमियान में कॉलर का इलाका दुनिया का बेहतरीन एरिया समझा जाता है चावल की काश्त के लिए। जिला लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और कसूर ऐसे अजला हैं जिनमें सबसे ज्यादा चावल काश्त किया जाता है। आइए आपको बेस्ट बासमती राइस की फील्ड्स में लीजिए। धान की फसल को 4 मेजर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले लाब की तैयारी, उसके बाद लाब की जमीन में मुंतकिली और उसके बाद पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ और आखिर में दाने बनने का अमल। आइए आपको इन चारों मराहिल के बारे में तफसीलन बताते हैं। चावल की काश्त में हमारे किसान कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार कम होती है। साइम रशीद साहब से पूछते हैं कि चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बेस्ट स्टेप्स क्या हैं और किस तरह किसान ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर फरमाइएगा, अगर हम पनीरी से शुरू करें, पनीरी की तैयारी से और आगे डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं किसान जिस तरह करते हैं उसमें कहाँ गलती करते हैं और पनीरी कैसे तैयार करते हैं? देखें, एक तो ये है कि पनीरी के लिए आपको सीड का बीज का इंतखाब करना है, वो दवाई लगा हो, उसको आपने मुनासिब सीड का इंतखाब करना है, अच्छी वैरायटी हो, अच्छे सोर्स से लें। उसके बाद पनीरी को लगाते वक्त आप उसकी जो सी मियाद है पूरी करें। मियाद से ये है कि 25 से 30 दिन की पनीरी जो सी है उसको शिफ्ट करें। आप उससे पहले शिफ्ट ना करें, उसके बाद भी शिफ्ट ना करें, क्योंकि पहले शिफ्ट करेंगे तो वो बढ़ने का चांस है सीडलिंग का, और बाद में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पैदावार कम होने का चांस है। और इसके बाद ये है कि पनीरी की स्टेज के दौरान ही आप उसको अपनी जो सी आपकी पनीरी है उसको जिंक लाजमी दें, ताकि जो जिंक की कमी हमारी फसलों में पैदावार कम करने का बहुत बड़ा बाइस है। आप उसको फसल में तो दे ही दें, लेकिन पनीरी के दौरान लाजमी दें। ज़मीन की तैयारी की बात करें तो वो जो कद्दू करना का एक प्रोसेस है वो ज़रा बता दें, वो किस तरह किया जाए? देखिए, कद्दू करने का प्रोसेस तो ये है कि आप उसमें 2 मरतबा गहरा हल चलाएं और उसके बाद उसमें पानी दें और सहागा दे दें, ताकि वो ज़मीन जो थी दब जाए, ताकि पानी वो पीना बंद कर दे, पानी इसमें खड़ा हो जाए। पनीरी की तैयारी के वक्त अगर खादों की बात करें तो क्या क्या खाद? देखिए, पनीरी की तैयारी के वक्त तो आपने उसको सिर्फ अंगूरी मार के उसको आपने जिस तरीक़ाकार है खुश ज़मीन का, तर ज़मीन का, उस तरीके से आप उसको बिजाई कर लें। उसके बाद जब आपकी पनीरी उग गए, सीडलिंग उग गए, तो कम से कम 10 दिन का आपका सीडलिंग हो जाए, उस वक्त उसको आप नाइट्रोफास दें, तेज़ाबी खाद दें नाइट्रोजन फास्फोरस पूरा करने के लिए। और जब आपकी पनीरी की उम्र हो जाए 25 दिन की, उस वक्त उसको दोबारा आप जिंक लें और साथ थोड़ी सी उसको नाइट्रोजन और दें, ताकि वो अपना कद बढ़ाकर तेज़ी से कर ले, मुकम्मल कर लें। अगर हम फर्टिलाइज़र प्लान देखें चावल का तो वो क्या होना चाहिए बेहतरीन, जिस पे किसान के ऊपर भी बोझ ना देखें, चावल के लिए फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो 3-1-3 की रेशो से मुराद ये है बेहतर पैदावार के लिए कि जो आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं 3 हिस्से आपकी वो नाइट्रोजन होनी डालनी चाहिए, 1 हिस्सा आपका फास्फोरस और 3 हिस्से ही आपकी पोटाश हो। जी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर किसान बताए हुए तरीके पर प्रैक्टिस करें तो यकीनन उनकी पैदावार 25 से 30% बढ़ सकती है। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और पाकिस्तान में फ़ी किलो चावल पैदा करने के लिए 3 से 4 हज़ार लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है ऐसे मुल्क के लिए जो ऑलरेडी पानी के क्राइसिस का शिकार हो, जिसके पास पानी कम हो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से चावल काश्त किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ तरीक़ों में कम इस्तेमाल होता है। आइए आपको चावल काश्त करने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं।
पाकिस्तान में 3 तरीकों से चावल काश्त किया जाता है। सबसे आम और रवायती तरीका कद्दू करना है, यानी ज़मीन में पानी खड़ा करना और उसमें अच्छी तरह से गहरा हल चलाना ताकि ज़मीन नरम हो जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान यही तरीका अपनाते हैं और यही पाकिस्तान का रवायती तरीका। धान की काश्त के लिए ज़मीन में कद्दू करना इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। चंद साल कबल 15 से 20 दिन तक चावल की काश्त के लिए कद्दू में पानी खड़ा किया जाता था, मगर अब 3 से 5 दिन के लिए जमीन में पानी खड़ा करना ही काफी समझा जाता है। कद्दू के लिए जमीन में दोहरा हल चलाकर सुहाग गाल लगाएं और पानी छोड़ दें ताकि जमीन अच्छी तरह नरम हो जाए और नर्सरी की मुंतकली आसानी से हो जाए। चावल काश्त करने का दूसरा तरीका, जमीन में बराह रास्त मूंजी का बीज फेंक दिया जाता है। इसको डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR टेक्नोलॉजी कहते हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम इस तरह चावल लगाए जाते हैं। चावल काश्त में डायरेक्ट सीडेड राइस सबसे आसान तरीका है, मगर इसमें पानी के अखराजात ज्यादा आते हैं। 1 एकड़ की पनीरी 5 मरले में काश्त की जा सकती है, यानी पानी और फसल की दीगर मैनेजमेंट एकड़ की बजाय सिर्फ 5 मरले प्लॉट में करना होती है, जबकि बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में ये अखराजात पूरे एकड़ पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में जड़ी बूटियां उगने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। इन 2 तरीकों के अलावा पाकिस्तान में अब किसान एक तीसरा तरीका भी कर रहे हैं, जिसमें बगैर कद्दू किए, बगैर ज्यादा पानी लगाए पनीरी को मुंतकिल किया जाता है और ड्राई रख के चावल को पकाया जाता है। पाकिस्तान में जब मूंजी लगाने की बात आती है तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो कद्दू और गहरा पानी, और इंसान 2-2 फीट तक उस पानी और गंदे पानी में घुसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ पानी है और 2 इंच पानी है और बगैर कद्दू किए यहाँ बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट की जा रही है नर्सरी चावल की। तो ये एक ऐसा तरीका है जो अगर पाकिस्तान भर में इसको लागू किया जाए तो इससे हमारे पानी की भी बचत हो सकती है, लेबर कम हो सकती है जो ये सारा राइस ट्रांसप्लांट करती है। तो इससे हमारा जो नंबर ऑफ एकड़्स हैं वो बढ़ सकते हैं और हमारी चावल की पैदावार बढ़ सकती है। ये जो तरीका इजाद किया है सुल्तान भट्टी साहब ने, उनसे पूछते हैं मज़ीद इस तरीके के बारे में कि ये किस तरह इफ़ेक्टिव है और ये किस तरह पाकिस्तान भर में लागू किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पे। उनसे पूछते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। जी, ये बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल आपने नो टिलेज की बुनियाद के ऊपर आपने जो नर्सरी है धान के उसको मुंतकिल करना होता है। उसमें 2-3 वेरिएंट्स हैं, उसमें जैसी सिचुएशन हो वैसे ही आप उस किस्म का जो वेरिएंट है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आपने लेबर के साथ काम करना है तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपका जो नोटिल के ऊपर फील्ड पड़ा हुआ है आपने उसमें से कोई भूसा वगैरह बना लिया है। अगर नहीं भी बनाया तो आप उसमें फैला सकते हैं, यानी उसको बतौर मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ड्रिल की मदद से, चाहे वो DSR ड्रिल हो चाहे वो वीट ड्रिल हो, उसकी मदद से आप 2.5 से 3 इंच गहरी झरी लगाकर उसमें आप पानी छोड़कर उसमें बराह रास्त पनीरी को मुंतकिल करवा सकते हैं बजरिया लेबर। मैं अपने किसान भाइयों को भट्टी साहब की जो लास्ट सीजन का राइस था वो इन्होंने कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रो किया, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जी भट्टी साहब, ये तो इतनी आसान है कि ये मैं भी लगा सकता हूँ। अब इससे बड़ी शहादत और क्या चाहिए हमारे फार्मर्स को कि हमारी जो प्रोफेशनल जो लेबर होती है उसमें और आप में क्या फ़र्क है। आप इतनी आसानी से इसको मुंतकिल कर रहे हैं। आप इसमें लेबर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब वो पडल्ड फील्ड जिसमें कद्दू किया जाता है ना, उसमें जब वो लगाते हैं, जब वो पीछे को हटते हैं तो उनकी फोर्स अप्लाई होती है, उनका जोर लगता है। तो इस जोर से फिर आप खुद ही समझते हैं कि फिर उससे क्या होता है। भट्टी साहब, लास्ट सीजन में आपने इस मॉडल के तहत कितने एकड़्स लगाई थी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है, तो आप ये फरमा दें कि उसमें से आपकी फी एकड़ पैदावार क्या थी और जो आपके नेबर्स लगाते हैं ट्रेडिशनल तरीके पे उनकी फी एकड़ पैदावार क्या थी?
देखिए जी, मैंने 80+ के ऊपर मैंने ये जो धान है ये इसी तरह बराह रास्त इसकी पनीरी मुंतकिल की बगैर ज़मीनी तैयारी के। तो मेरी जो ओवरऑल फार्म की जो एवरेज है वो थी 58 माउंट्स पर एकड़, यानी 58 मन फी एकड़। अच्छा, इस एरिया में जो बाकी लोगों की एवरेज है ये वो क्या है? जी, वो तकरीबन को बड़ा जो टॉप का जिम्मेदार है जिसने सारे तकरीबन तकाजे पूरे किए थे वो 40+ के लगभग गया, इससे नीचे ही रहे हैं तकरीबन। अच्छा, हमारा आम किसान जो है वो अगर इस तरीके पे आना चाहे तो क्या 4-5 स्टेप्स हैं वो बता दें, आसान स्टेप्स जो हमारा आम किसान बगैर मशीनों के कर सके। वो बिल्कुल, जब भी उसकी जो अपना फसल फारग होती है गंदम की, उसके बाद उसको हस्बे मुयस्सर या जितना भी पानी उसे मुयस्सर वो लगाता रहे, नहीं तो एक दो दफ़ा वो पानी लगा ले, उसमें वीड्स को उगने दे। जब वीड्स मुकम्मल उग जाएंगी उसके बाद वो किसी भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इंतखाब करके उसको स्प्रे कर दे। स्प्रे करने के बाद बस उसको पानी लगा दे, 1-2 दिन पानी खड़ा रहे, उसमें जो ये नीचे नाड़ आपको नज़र आ रहा है ये गल जाता है। बस एक आध ये एतराज़ होता है कि जी ये हाथ में लगेगा, तो जब 2 दिन पानी इसमें आप छोड़ेंगे तो ये गल जाएगा। तो अगर अभी आप खुद बता सकते हैं कि आपके हाथ को कोई नाड़ लगा है या आपका हाथ? जी बिल्कुल, ये गंदम का नाड़ है जो अभी गंदम यहाँ हार्वेस्ट हुई है चंद दिन कबल, और उसके बाद पानी लगा दिया गया और ये नाड़ गल चुका है, और इसी नाड़ की मौजूदगी में ही आप बगैर ज़मीनी तैयारी के आप बराह रास्त धान की पनीरी को बड़ी आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका जो है फी एकड़, उस पर कितनी कॉस्ट आती है, और ये वाला जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है इसके ऊपर पर एकड़ कितनी? जो करंट सिचुएशन है हमारी जो डीजल की, उसमें 15 से 20 हज़ार आसानी से ज़मीनी तैयारी के ऊपर आपका पर एकड़ जो खर्चा है वो आ जाएगा। पौधा खड़े होने तक पानी हमें कुछ दिन 1-2 इंच इसमें खड़ा रखना है, कितने दिन रखना है, और उसके बाद क्या पोजीशन, सिर्फ मॉइस्ट रखना है हमने जड़ों को या उसके बाद भी पानी खड़ा करना है? नमी इनिशियल स्टेज पे इसकी नमी को तेज़ रखना होता है, चूँकि ये वाटर लविंग प्लांट है। आप ना भी करें तो ये टिलरिंग थोड़ी कम करेगा, मरेगा नहीं ये पौधा। तो जाहिर बात है जब टिलरिंग कम करेगा तो ये पैदावार पे भी असर पड़ेगा। ये ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 दिन तो आपको दरकार हैं हर्बिसाइड को मौसर करने के लिए। उसके बाद आप रोज़ाना की बुनियाद पे या दूसरे दिन या तीसरे दिन भी पानी लगा लें, 25 से 30 दिन तक आप पानी लगा लें, इसकी नमी तेज़ रख लें। 25 से 30 दिन तक इसकी जो टिलरिंग है जितनी होनी होती है वो उसके आसार जो हैं वो बन चुके होते हैं। उसके बाद फिर आप इसको पत्रों पे ले जाएं, चाहे वीकेंड पे इसको पानी लगाएं। चावल की फसल की बात कीजिए तो सबसे बड़ा खर्चा पानी का ही है, तो अगर किसान पानी की बचत कर लेते हैं और लेबर की बचत कर लेते हैं तो ये एक बड़ी बचत होगी। पाकिस्तान में धान की काश्त की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा मसला लेबर का है। लेबर जब कद्दू में लाभ लगाती है तो ये बहुत मेहनत तलब काम है, और दूसरा बर वक्त लेबर मिलती नहीं। इसके अलावा लेबर जो लाभ है उसकी जड़ वाला हिस्सा तोड़ देती है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है और अल्टीमेटली फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। ये जो मशीन है जो लेस देन 500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बनती है, ये पूरे एकड़ में 10 से 15 मिनट में जो राइस है वो ट्रांसप्लांट कर देती है। जबकि लेबर की अगर बात करें तो लेबर इस वक्त 12 से 13 हज़ार रुपये फी एकड़ चार्ज कर रही है 1 एकड़ में लाभ मुंतकिल करने का। तो इसलिए जो मशीन है ये बहुत कारआमद चीज़ है, ख़ास तौर पर राइस के बिज़नेस में, और जो फार्मर अफोर्ड करते हैं उनको ज़रूर बाय करनी चाहिए, और जो अफोर्ड नहीं करते उनको जो भी उनके पास मशीन है उससे ये सर्विसेज ले लेनी चाहिए। क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन की अगर बात करें जिससे आपकी औसत पैदावार कम होनी है या ज़्यादा होनी है, तो ये जो मशीन है ये 80,000 पौधा भी लगा देती है, जबकि आपकी लेबर जो है वो मैक्सिमम 35 से 40 हज़ार पौधा लगाती है। उसमें भी 10 से 15% जो आपके पौधे हैं वो चलते नहीं हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए जो मशीनी काश्त है उससे किसानों को ही अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। मशीनी काश्त की सूरत में नर्सरी की काश्त भी ट्रे में की जाती है, जिसकी वजह से पनीरी जमीन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ट्रे उठाकर मशीन में रख दिए जाते हैं। किसान लाभ की जमीन से निकलवाई का भी 4,000 रुपए फी एकड़ तक बचा सकते हैं। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू में धान की फसल पर तहकीकी काम चलता रहता है, और कुछ वेराइटीज बैन की जाती हैं और कुछ नई वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। पाकिस्तान में आजकल ब्लैक राइस के नाम से इंडिया और चाइना से स्मगल होके भी जा रहा है,
जो हमारी मकामी इंडिजिनस ब्रीड है, जो हमारा जर्म प्लाज्म है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हुकूमत ने बैन कर दी हुई हैं और कौन सी वैरायटीज़ हैं जिसको लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तहकीकी इदारा बराए चावल काला शकाकू 1926 से धान पर तहकीकी काम कर रहा है और अब तक 29 मुख्तलिफ इकसाम के चावल मुतारफ करवा चुका है। चावल की दुनिया की इनकलाबी वैरायटी बासमती भी इसी इदारे की काविशों का नतीजा है। बासमती की इजाद के बाद चावल की दुनिया बासमती और नॉन बासमती में तकसीम हो गई। इसके अलावा गुज़श्ता 4 सालों में इदारे ने किसान बासमती 2019, सुपर बासमती 2019, सुपर गोल्ड, KSK 111H और PK 2021 एरोमेटिक वैरायटीज मुतारफ करवाईं, जिन्हें किसानों में बहुत पजीराई मिली। हाइब्रिड और चंद बासमती इकसाम का बीज किसान गैर कानूनी तरीके से इंडिया और चाइना से पाकिस्तान ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि मकामी बीज की फी एकड़ पैदावार कम होने के बायस वो इम्पोर्टेड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट किया गया काला चावल भी किसानों में काफी पजीराई हासिल कर रहा है, जो आइंदा सालों में हमारे चावल के जर्म प्लाज्म के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंतजामिया अभी तक इसे रोकने में भी नाकाम है। दीगर फसलों की तरह धान के काश्तकार भी मिडलमैन और प्रोसेसर के हाथों मजबूर और बेबस नजर आते हैं। सीजन में फी 40 मन मूंजी किसान से 2 से 3 हजार रुपए में खरीदी जाती है और प्रोसेसिंग के बाद उसी मूंजी का 40 किलो चावल सारिफ तक पहुंचते पहुंचते 10 से 12 हजार रुपए में हो जाता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000 रुपए आती है। आइए आपको बताते हैं कि किसान धान से क्या कमाता है, क्या लगाता है। धान की फसल के अखराजात की बात की जाए तो फी एकड़ जमीन की तैयारी, बीज, खादें, अद्वियात, पानी और जमीन का ठेका सब मिलाकर 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक बनते हैं। गुज़श्ता साल हमारी औसत पैदावार 40 मन थी। 40 मन अगर 3500 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो तो ये 1,40,000 रुपए की इनकम बनती है। यानी 6 माह मेहनत करने के बाद किसान सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए मुनाफा कमा रहा है। किसान ने तो सिर्फ अखराजात ही पूरे किए, मगर दुख की बात यह है कि आम सारिफ तक पहुंचते पहुंचते यही चावल 12,000 रुपए तक फी मन हो जाता है। इक्तदार के ईवानों में बैठे जुमादारान से सारफीन और किसानों का एक सवाल कि इतना मुनाफा कौन खा रहा है? क्या मिडलमैन और प्रोसेसर का मुनाफा हुकूमत रेगुलेट नहीं कर सकती? जायका, रंगत, खुशबू और साइज के लिहाज से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में पसंद किया जाता है। हम चावल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आते हैं। हमारी फी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है। हम सिर्फ 40 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया फी एकड़ पैदावार 100 मन ले रहा है। आइए चावल पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक का जायजा लेते हैं। 2011 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। 158 मिलियन टन के साथ इंडिया दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया 77 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, बांग्लादेश 52 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर, वियतनाम 43 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 9 से 10 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर विराजमान है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान में 20 मई से कबल चावल की पनीरी लगाना गैर कानूनी है, मगर किसान अप्रैल के महीने में ही पनीरी लगा देते हैं और मई में उसको मुंतकिल भी कर दिया जाता है ज़मीन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब मई का महीना है और इस वक्त चावल काश्त तो हो चुका है। आजकल नए ट्रेंड के मुताबिक गुज़श्ता 3-4 साल से किसान चावल की 2 फसलें ले रहे हैं। एक फसल 60 दिन की है जो मई और जून में काश्त होती है और जुलाई के दरमियान काट ली जाती है और उसी वक्त दूसरी फसल लगा दी जाती है जो फर्दर 90 डेज में यानी 90 दिन में तैयार हो जाती है। इस तरह किसान 1 साल में 2 फसलें ले रहे हैं। अब 20 मई का कानून किसने इम्प्लीमेंट करवाना है और ना इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके फ्यूचर में नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में किसान साल में चावल की 2 फसलें ले रहे हैं।
हाइब्रिड चावल के लिए पनीरी की काश्त अप्रैल में ही कर दी जाती है, जबकि मई में नर्सरी खेत में मुंतकिल कर दी जाती है और जून जुलाई में ये फसल तैयार हो जाती है। बासमती इकसाम की काश्त के लिए नर्सरी वस्त मई में लगाई जाती है और हाइब्रिड चावल बर्दाश्त करने के बाद ये नर्सरी उसी जमीन में मुंतकिल कर दी जाती है, यानी एक ही जमीन से साल में चावल की 2 फसलें। महकमा ज़राअत के मुताबिक साल में 2 फसलें हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रही हैं, जबकि किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत अपना क्रॉप कैलेंडर अपडेट करे। पाकिस्तान में चावल का काश्तकार इंतहाई कसमपुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। वो मुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितना चावल पैदा किया जाता है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, इसके लिए आपको चंद राइस एक्सपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। राइस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की आफ्टर टेक्सटाइल, और हम इसी गवर्नमेंट से यही इल्तजा करते हैं कि जो इस तरह हमारे साथ अभी नेगोशिएशंस में हमारी मेक्सिको और रशिया की और ओपन हो रही है एक्सपोर्ट्स की बात चल रही है, और उसमें हम काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्द रीओपन हो जाएंगी और उससे हमारी और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हमारा इसमें ताउन करें हमारे साथ। पाकिस्तान में चावल के इस वक्त एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़, पेस्टिसाइड्स के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे पूरे करने चाहिए, और उस गवर्नमेंट लेवल पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहे। जैसे फार्मर्स पे जो स्प्रे हो रहे हैं, जो दवाइयाँ अद्वियात यूज़ हो रही हैं किसानों के ख़ास तौर पे फसल पे जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को एजुकेट करने का इस वक्त टाइम है, जिसके तवज्जो से हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे 3 मुख्तलिफ जगह पे हम लोग सेमिनार्स कर चुके हैं। पाकिस्तान में बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक सिंध में, एक हमारा काला शाह काकू रिसर्च सेंटर है। काला शाह काकू रिसर्च सेंटर में अभी तक 96 के बाद से कोई भी ऐसा सीड नहीं आया जो कि हमारा सुपर बासमती की जगह ले सके, और सुपर बासमती को अभी तक हम ग्रो कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके ऑल्टरनेट कोई सीड आए और वो सीड हमारे लिए आगे जाके हमारी पैदावार बढ़े और हमारे किसानों को अच्छा उसका ईल्ड मिले। इस वजह से काला शाह काकू रिसर्च सेंटर की कोशिश कर रहे हैं वो भी काफ़ी अरसे से कि कोई ऐसा सीड निकले जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। बीच में उनके सीड्स आए हैं लेकिन वो कोई ऐसे कामयाब नहीं हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मज़ीद उस पर उन्हें एडवांस करा जाए। हमारे साथ माहिर हशरात डॉक्टर अरशद मौजूद हैं। डॉक्टर अरशद का 14 साल का तजुर्बा है चावलों की फसल के हवाले से। उनसे पूछते हैं कि चावल की फसल को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन से हशरात अटैक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले फरमाइएगा कि कौन कौन से हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में चावलों की फसल के ऊपर ज़्यादा कॉमन हैं। धान के जो आम ज़र्रसा कीड़े मकोड़े हैं उनमें सबसे पहले तो धान के तने की सुंडियाँ हैं। ये 3 किस्में हैं बुनियादी तौर पे। एक हम उसको जर्द सुंडी कहते हैं, एक वाइट सुंडी कहते हैं और एक गुलाबी सुंडी को कहते हैं। किसान भाइयों से एक गुजारिश है कि जब आप दूसरे कीड़े कंट्रोल करते हैं तो कोशिश करें कि आप जो दानेदार जहर हैं उनका इस्तेमाल करें। माया जहरें कम से कम इस्तेमाल करें, उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल करें जहां आपके पास पानी की कमी है। तो वो कुछ जेनेरिक मेडिसिन बता दें किसानों को। जी, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हमारे पास जो कार्टेप है, कार्बोफ्यूरान है हमारे पास, वो हम इस्तेमाल करते हैं। थाइमिथॉक्सम है। ये मुख्तलिफ हमारे पास ये रिकमेंडेड जो है महकमा ज़राअत की जो सिफारिशात के तहत हर आपके जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, और उसके जो अप्रूव होती है उसके आगे फसल का नाम लिखा होता है। चावल की चावल पे आपने इस्तेमाल करनी है, कपास वाली दवाई आपने चावल पे नहीं करनी। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त इकदाम करना होंगे मुख्तलिफ बीमारियों और इंसेक्ट्स के खिलाफ, ताकि धान की फी एकड़ अच्छी पैदावार ली जा सके। क्वालिटी के लिहाज से दुनिया भर में बेहतरीन समझा जाने वाला चावल बासमती राइस है, और बासमती सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में पैदा किया जाता है। इसीलिए बहुत अरसा इंडिया पाकिस्तानी चावल को अपनी ब्रांडिंग के साथ फरोख्त करता रहा, और आज भी हमारे सरकारी ज़राए के मुताबिक
इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खुशाइंद बात है कि चावल के ज़ेरे काश्त रकबा मुसलसल बढ़ रहा है और हमारी एक्सपोर्ट भी गुज़श्ता साल रिकॉर्ड पर रही, मगर बदकिस्मती से किसान को चावल के पैसे पूरे नहीं मिल रहे, वो बामुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर रहा है। हुकूमत अगर किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे तो किसान ज़्यादा चावल ग्रो कर सकते हैं और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है।